दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो अपकमिंग बजट है जाहिर है, और इंडियन रेलवेज पर हम बात करेंगे कि इंडियन रेलवेज के जो आंकड़े जो बजट की स्पीच में पढ़े जाएंगे वो किस तरीके के होने की संभावना है। और जो होंगे कि उसमें एक थोड़ी पॉजिटिव सेंस दिख रही है तो हम उसका आकलन करेंगे। बहरहाल जो है कि वो ऑपरेटिंग रेशियो को लेकर के इस पर बात होगी बजट के अंदर। इसको सराहा जाएगा। पीयूष मंत्रालय जी के जो इसके मंत्री हैं उनको एक तरीके से इसमें एक बूस्ट मिलेगा। लेकिन ये किन वजह से ऐसा कहा गया है, खास करके कोविड के बाद जिस तरीके से तालाबंदी हो गई थी पूरी तरीके से, उसके मद्देनजर जो इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर है हम इस पर बात करेंगे। और इसके बाद जो होगा हम उसका डेटा एनालिसिस करेंगे, हम थोड़ा सा ओवरव्यू पे जाएंगे। फिर हम इसके इकोनॉमिक रैशनल पे बात करेंगे, और जो इसकी की फाइंडिंग है इस सारे इसमें जो ऑपरेटिंग रेशियो की जो पूरे लेक्चर के अंदर जो की फाइंडिंग आई है, जो इसका डेटा देखने के बाद हम उस पर बात करेंगे। और इसके बाद हम इसकी परफॉर्मेंस पर बात करेंगे, क्या उसमें स्टेटिस्टिकल जगलरी की गई है कि नहीं की गई है, कि जो आंकड़े हैं ये इस तरीके के, ये क्या पिक्चर दिखा रहे हैं रेलवे के भविष्य के लिए, जो प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स है उसके मद्देनजर रेलवे का जो विजन है उस पर हम बात करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पे हम चले जाएंगे, ऑपरेटिंग रेशियो के ही जाहिर है। और इसके बाद हम बात करेंगे एनालिसिस का, और इसके एनालिसिस करेंगे और इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे हम, इसका ऑपरेटिंग रेशियो का किस तरीके से इसे साल दर साल के दौरान जो है कि 2014-15 से हम इसको शुरू करेंगे, 2020-21 तक हम इस पे जाएंगे, किस तरीके से रेलवे ने एक तरीके का सफर तय किया है। और इसके बाद हम इसमें केस स्टडी को लेके हम एक केस स्टडी भी इसमें कर लेंगे। और उसके बाद जो उसका जो थीम होगा वो होगा कॉस्ट फैक्टर मैट्रिक्स का होगा, हम उस पर बात करेंगे डिटेल से। इसके बाद हम एनालिसिस करेंगे रेलवे ऑपरेशंस की, उसका रेशनलाइजेशन की। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे बजट के बाद, बजट और इंडियन रेलवेज का जो एक तरीके से थोड़ा सा पास्ट में भी चले जाएंगे हम इसका। फिर हम कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर का एनालिसिस करेंगे डिटेल से। इसके बाद जो इम्पैक्ट होगा बजट के मर्जर का, और जो फंड एलोकेशन को लेके, क्या उससे बड़ा है रेलवे का या कम हुआ है, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है रेलवेज की ओवरऑल परफॉर्मेंस में। और फिर इनिशिएटिव्स किस तरीके के लिए गए हैं रेलवे के द्वारा अपनी आय को या अपने फिगर्स को अपना बेहतर दिखाने के लिए, अपनी जो एक तरीके से उसकी सॉलिडारिटी है कि वो एक तरीके का नेशनल लाइफलाइन है, नेशनल कैरियर है, नेशनल बिगेस्ट नेशनल ट्रांसपोर्टर है। तो इस तरीके की जो है, इसके बाद एसेट मोनेटाइजेशन, इसमें हम थोड़ी सी बात करेंगे, उसके बाद हम इसे सम अप कर लेंगे। तो ये सारी बातें, जो तमाम बातें होनी है, हम इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे पहले जो अगर हम कहें कि जो ऑपरेटिंग रेशियो में जो बजट की स्पीच में इसको बिल्कुल पढ़ा जाएगा, उसमें जो ऑपरेटिंग रेशियो की बात की जाएगी, उसको सराहा जाएगा। तो उसके लिए जो एक तरीके से जो महत्वपूर्ण बात है उसमें यह है कि एक्सपेंडिचर कट किया है रेलवेज ने, और उसकी बेटर फ्लाइट नंबर्स हैं, यानी कि माल भाड़े के जो नंबर्स हैं उसकी वजह से ये सारा का सारा जो स्टैटिस्टिकल जगलरी की हम बात कर रहे थे उसको दिखेगा। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो इंडियन रेलवेज जो है इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि वो एक बेहतर रिपोर्ट करेंगे, एक बेहतर ऑपरेटिंग रेशियो को इस फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए, जब बजट की स्पीच में पढ़ा जाएगा। और कोविड पैंडेमिक के डिस्पाइट इसको सराहना किया जाएगा, काफी मेजें भी थपथपाई जाएंगी इसमें, और आप इसको देखिएगा। इसके बाद जो है कि जो मैसिव एक तरीके से इन्होंने बहुत बड़ा रिडक्शन किया है, बहुत बड़ी इसमें कमी की है एक्सपेंडिचर के अंदर। तो जो ऑपरेटिंग रेशियो है वो एक्सपेक्ट होने ही थे पिछले साल के, अगर आप ईयर ऑन ईयर का इसमें कंपैरिजन करें। तो इसके बाद जो है कि इसमें जो पैसेंजर का जो रेवेन्यू है तालाबंदी के बाद भी गिरा था, और जिस तरीके से काफ़ी सारी ट्रेनें जो हैं वो खाली भी चली थी, इसके बाद मजदूरों से पैसा भी लिया गया था, वो एक अलग बहस है। लेकिन जिस तरीके से प्रीमियम ट्रेन हैं वो खाली जा रही हैं, तो उसका क्योंकि किराया इतना ज़्यादा है, तो उसके मुकाबले जो है कि जो पैसेंजर रेवेन्यू में एक फॉल देखा गया, बहुत सिग्निफिकेंट फॉल देखा गया फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर। और उस कोविड पैंडमिक ने एक तरीके से जो ट्रैवल था, रेल ट्रैवल था, उसको पूरी तरीके से स्टॉल कर दिया। और ये बात काफ़ी कही गई थी उस वक्त कि अगर कोई ट्रेन अगर गुजरात से चली है वाराणसी के लिए, तो वो राउरकेला कैसे पहुंच जा रही है। तो ये सारी तमाम बातें हुई थी उस वक्त। तो बहरहाल जो इसमें हम जो बात करेंगे वो हम इस पे आ जाते हैं कि जो ये टर्न अराउंड, जो ये फिगर्स दिखा रही हैं, इसके पीछे का गणित क्या है, इसके पीछे का डायनामिक्स क्या है, इसके पीछे के मैथ्स क्या है। तो ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स लिए गए हैं मंत्रालय के द्वारा जो रिडक्शन करने की, किस तरीके से उन्होंने खर्चों में कटौती की है, और हिस्टोरिकल रिजल्ट्स उन्होंने बेहतर दिए हैं, ये हिस्टोरिकली हाई की तरफ इशारा करता है फ्राइट परफॉर्मेंस के ऊपर, कि जो माल भाड़े से जो रेवेन्यू आया है उनका, उसमें रेलवे ने बहुत बेहतर काम किया है। और इसके बाद एक पंजाब वाला भी था कि जिसमें कहा था कि जो ट्रैक्स पर बैठे हुए थे फार्मर्स, उन्होंने कहा था कि पंजाब में पैसेंजर ट्रेन रोक दी, तो उन्होंने मालगाड़ियां भी रोकने की बात की थी। तो सारी कंट्रोवर्सीज के रहत में रहा है, न्यूज में रहा है रेलवे, अलग अलग चर्चाओं के। लेकिन ये जो ऑपरेटिंग रेशियो वाली बात है, इसको लेकर के बजट में काफी ज्यादा पॉजिटिव एक तरीके से इसको बताया जाएगा, पॉजिटिव तरीके से। तो इसमें जो है कि रेलवे ने एक तरीके से हाईएस्ट एवर लोडिंग जो हुई है प्रीवियस 4 मंथ्स के अंदर, अगर आप पिछले 4 महीने देखें तो उसके अंदर हाईएस्ट लोडिंग हुई है रेलवे के अंदर। तो ये एक सिग्निफिकेंट फैक्टर के तौर पे इससे बताया जाएगा बजट की स्पीच
के अंदर। तो जो ऑपरेटिंग एक तरीके से जो ऑपरेटिंग रेशियो है, हम इसकी जो बात करें ये होता क्या है, तो ये मेजर करता है आपके जो एक्सपेंसेस हैं, जो आपके खर्चे हैं, जो आप रेलवे का जो खर्च है वो एक प्रोपोर्शन के तौर पे कि रेवेन्यू का कितना है, यानी खर्चे और रेवेन्यू का एक तरीके जो खर्चे हैं वो एक प्रोपोर्शन में रेवेन्यू के कितने हैं, उसको जो निकल करके आता है जो आंकड़ा, वो आपका ऑपरेटिंग रेशियो कहलाता है। इसके बाद जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर के तौर पे इसे देखा जाता है जब आप रेलवे की परफॉर्मेंस का मापन करते हैं या उसको मेजर करते हैं, तो ये जो ऑपरेटिंग रेशियो जो है ये बहुत कम यूज किया जाएगा, यानी कि अगर ऑपरेटिंग रेशियो कम है तो उसकी परफॉर्मेंस रेलवे की बेहतर मानी जाएगी, और ऑपरेटिंग रेशियो अगर ज्यादा आ रहा है तो रेलवे की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं मानी जाएगी। जब हम चार्ट को देखेंगे, हम चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, जब हम चार्ट को देखेंगे हम उस पर बात करेंगे इसको कि किस तरीके से ये लोअर ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब क्या होता है और ये रेलवे की बेहतर परफॉर्मेंस की तरफ क्यों इशारा कर रहा है। इसके बाद जो है कि ये एक तरीके से, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि जो ऑपरेटिंग रेशियो है आपका, ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है अगर आपको असेस करना है परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन रेलवेज। इसके बाद जिस तरीके से पैंडेमिक की जब शुरुआत हुई थी, तो उस वक्त ये था कि काफ़ी सारी लोअर पैसेंजर रेवेन्यू की तरफ बात की गई थी, काफ़ी हल्कों में की गई थी, काफ़ी ये बात सभी को पता थी। और उसके बाद जो सस्टेन्ड एक तरीके से जो इसकी फिक्स्ड कॉस्ट थी वो हैम्पर करेंगी, वो एक तरीके की रुकावट पैदा करेंगी उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को, यानी कि पैसेंजर रेवेन्यू को लेकर रेल मंत्रालय जो है वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा सजग रहा है, काफ़ी ज़्यादा उसको पहले से पता था, काफ़ी ज़्यादा उसको सिचुएशन का, उसके हालात का काफ़ी हद तक सही अंदाजा था। तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है, जो एक तरीके से जो फिक्स्ड कॉस्ट है, ये एक तरीके का बहुत बड़ा या लार्ज प्रोपोर्शन है एक्सपेंसेस का जो रेलवे द्वारा किया जाता है। अब उसमें क्योंकि कटौती आ गई है, और जो रेलवे ऑपरेशन से अगर इसकी कंपेयर करें हम वेरिएबल कॉस्ट के साथ, तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो रेलवे की ज्यादा है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर आप इसे वेरिएबल कॉस्ट के साथ अगर आप इसे कंपेयर करें। अब हम एक तरीके से एग्जाम्पल ले लेते हैं कि स्टडी ले लेते हैं। इसके बाद अगर हम कहें कि इस जिस तरीके से हम कहते हैं कि अगर जो रेलवे के अंदर जो रेलवे स्टेशन है मान लीजिए, उसमें एक ट्रेन जा रही है या 100 ट्रेनें जा रही हैं, तो जो उसकी कॉस्ट होगी वो ऑलमोस्ट फिक्स होगी, क्योंकि अपने ट्रैक लगा दिया, स्टेशन है, उनकी जो सैलरीज जा रही हैं ह्यूमन रिसोर्स पे वो तय है, चाहे उस पर एक दौड़ाएं या 100 दौड़ाएं, उसकी जो कॉस्ट है वो सेम रहेगी। तो इसके बाद जो है कि सेम इस तरीके से ट्रैक्स के साथ है, और जो उनकी एसोसिएट कॉस्ट उनकी मेंटेनेंस के साथ, तो उसको आप उसको नहीं उसको आप कम कर सकते, चाहे उस पर आप एक ट्रेन गुजरे या 100 गुजरे, तो उसको लेकर के जो उसकी एक तरीके से ये जो खर्चा है रेलवे का ये बिल्कुल फिक्स्ड है। तो जो फिक्स्ड एक्सपेंस है ये उस पर इनकर होगा ही। और जिस तरीके से जो रेलवे का जो पूरा है ये 65,000 किलोमीटर का जो रेलवे का नेटवर्क है, इसमें एक भी ट्रेन गुजरे या ना गुजरे, खर्चा जो है फिक्स्ड कॉस्ट उसका इसमें रहना ही रहना है। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है रेलवे के जो खर्चों का ये एक मेजर पोर्शन है या बड़ा पोर्शन है एक्सपेंसेस का रेलवे के द्वारा। तो जब उसमें ट्रेनें बिल्कुल बंद हो गई तो उसका जाहिर सी बात है कि खर्चा तो वो होना ही था, एचआर का भी खर्चा उसमें होना था, ह्यूमन रिसोर्स का भी। तो इस साल अगर हम बात करें तो जो खर्चा हुआ है या जो एक्सपेंडिचर हुआ है, जो एक तरीके से ट्रांजैक्शन में जिस तरीके से ये जो रेलवे का पूरा नेटवर्क चला 65,000 किलोमीटर का, इसमें नियरली जो था ये 11,000 करोड़ जो था कम हो गया ये पिछले साल के मुकाबले। अगर आप इसे इसको अगर कंपेयर करें तो ये 11,000 करोड़ रुपए इसमें कमी आई है। लेकिन यहाँ पर जो, और जाहिर सी बात है कि कोविड ईयर था, कोविड पैंडेमिक ने सारी दुनिया की सारी अर्थव्यवस्था को चरमराई, उसमें लोगों का आवागमन पे उसमें दुश्वारियां आई हैं, और एक तरीके से तालाबंदी के बाद सब कुछ फ्रीज हो गया था। इसके बाद जो था कि जो पैसेंजर सर्विसेज थी उस पर एक बहुत बुरा असर पड़ा इसका, और वो आप कल्पना से परे, ऐसा रेल मंत्रालय का कहना है कि वो अनइमेजिनेबल लेवल्स पे चला गया था। और इसके बाद जो रेलवेज की तरफ से, लेकिन रेलवेज ने इसको बखूबी निभाया, उसमें परफॉर्मेंस दी, उसमें मंत्री जी ने इसमें काफी ज्यादा उसमें योगदान किया, ऐसा कुछ आपको बजट की स्पीच में सुनाई दिया जाएगा। और जो ग्रेटर एक्सटेंट में, तो जो आप इसको अगर आप उम्मीद करें तो ये रिवाइज टारगेट्स जो हैं जो मार्च 2021 में आएंगे, उसके बाद में ये आंकड़े और ज्यादा बेहतर होंगे। तो हमें बिल्कुल आंकड़ों के साथ इकोनॉमिक सर्वे भी आ जाएगा, तो हमें बिल्कुल आंकड़ों की एक तरीके से परख हो जाएगी। लेकिन पैसेंजर रेवेन्यू जो गिरा है, लेकिन आपका फ्लाइट चार्जेस बढ़ा है, तो ऑपरेटिंग रेशियो जो है ये इसका अभी तक के आंकड़ों के अनुसार 97.30 पे है, तो ये ऑन अ हायर साइड है। अगर 2014-15 का आप लें, अगली स्लाइड पे देख लेते हैं। इसके बाद जो है कि अगर हम कहें कि एक तरीके से जो यूज है, जो मॉडर्न एनालिटिकल्स का एक तरीके से जो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ यूज कहा जाता है कि उसका बेहतर से बेहतर उपयोग किया जाए, जो
के पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको बेहतर मतलब हद से हद उसका यूज़ किया जाए और बहुत ऑप्टिमाइजेशन के साथ उसको यूज़ किया जाए और उसको बहुत रैशनलाइजेशन के साथ आप उसको यूज़ किया जाए। तो रेलवे ने ऐसा, ये दो टर्म्स उसकी शायद मेरा ख्याल है कि ये बोलनी चाहिए। तो इसके बाद जो होगा कि जो सेविंग्स होंगी उसके अंदर जो आपका बिना किसी रिडक्शन के कैपेसिटी या क्वालिटी पे नहीं होना चाहिए। यानी इसको कहा जाएगा कि रेलवे ने अपनी क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, सर्विसेज बेहतर से बेहतर दी है, लेकिन हम सभी को एक ज़मीनी हकीकत का अंदाज़ा है, काफ़ी हद तक अंदाज़ा है इंडियन रेल्स के, इंडियन ट्रैक्स के टाइमिंग्स को लेकर के, तो इन सब का अंदाजा है। लेकिन बहरहाल ये कहने वाली बातें हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन, यूज और मॉडर्न, ये इसके कारण बताए जाएंगे। लेकिन बहरहाल जो जमीनी हकीकत है ऑपरेटिंग रेशियो की लेकर के वो आपके सामने है। 2014-15 में ये 91.2 थी, उसके बाद ये और बेहतर हुई 90.48 पे चली गई, उसके बाद ये बढ़ना शुरू हुई तो ये बिल्कुल 95 के ऊपर चली गई है। तो इसका क्या असर हुआ है हम उस पर बात करेंगे। तो 2000 सब थोड़ी सी इस पर बैकग्राउंड कर लेते हैं। जब रेलवे बजट अलग होता था तो 2016 के अंदर केंद्र सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट ने इसको मर्ज कर दिया था। जो प्रैक्टिस थी पहले कि एक दिन रेल बजट पढ़ा जाएगा पहले, उसके बाद जो था आपने इसको मर्ज कर दिया 2016 के अंदर, यूनियन बजट के अंदर। तो जिसकी वजह से 92 साल से जो ये प्रैक्टिस थी अलग अलग तरीके से रेल बजट को और जनरल बजट को पढ़े जाने की, वो 92 साल का जो एक तरीके का पीरियड था उस पर विराम लग गया पूर्ण रूप से। तो 2016 से ये मर्जर में आने लगा। इसके बाद जो है कि इस मर्जर ने रेलवे की स्थिति क्या की है, बेहतर की है। रेवेन्यूज को लेकर एलोकेशन जो मंत्रालय को होते थे उसमें क्या पिक्चर आई है, वो हमारे लिए जाननी बहुत जरूरी है। तो जो मर्जर जो हुआ था, जब रेल बजट और जो जनरल बजट है उसका जब मर्जर हो गया, तो इंडियन रेलवेज ने एक तरीके से जो अपनी रेवेन्यूज थी उनको एक मैनेजेबल ऑपरेशनल कॉस्ट के तहत इसको देखा गया। और जो इसका कैपेक्स था, यानी कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था इनका, ये जो सपोर्ट आई थी ये आपकी यूनियन बजट से आने लगी। और इसमें जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, जिस तरीके सैलरीज वगैरह आप लगा लीजिए, तो ये जो था रेलवे को कहा गया कि काफी हद तक इसको अमल में लाया गया कि वो खुद ही अपने ऑपरेशन से उसको जुटाए। एटलीस्ट रेलवे जो है प्रोफेशनल तो बने कम से कम। हम सभी जानते हैं रेलवे में किस तरीके का कल्चर रहा है, एक तरीके से लोक लुभावन रेल। तो इसको सरकार ने इस तरीके से कहा कि जब यूनियन बजट का ये हिस्सा हो गया है तो सैलरीज वगैरह जो है रेल अपने ऑपरेशन से इसको निकालने का एक प्रयास तो करें। इसके बाद अगर हम बात करें कि किस तरीके से जो रेलवे के जो फाइनेंसेस हैं, जो रेलवे का जो एक तरीके से जो खर्चा है वो मर्जर के बाद, बजट के मर्जर के बाद वो किस तरीके से रहा, तो जो सपोर्ट है जो रेलवे को बजट के द्वारा मिलता था और उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, वो तो बिल्कुल बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है 2016 के बाद। तो 2014 से पहले की अगर बात करें, जो एलोकेशन जो इसको अलॉट होता था, वो जो रेंज होता था करीब करीब आपको 45,000 करोड़ से 50,000 करोड़ की रेंज में मिलता था 2014 से पहले रेल मंत्रालय को, रेल बजट के अंदर। लेकिन 2014 के बाद इसको 1 ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़ कर दिया गया। उसके बाद लास्ट बजट में ही रेलवे का जो था ये 1.5 लाख करोड़ इसका एलोकेशन बढ़ा दिया गया। तो मर्जर से इस मामले में तो फायदा हुआ है। और इसका जो एक तरीके के स्टार्क, अगर आप इसको तुलनात्मक अध्ययन करें 7-8 साल पहले देखें, तो रेलवे बोर्ड जिस तरीके से था वो हमेशा ये कहते थे कि उनके पास जो है फंड्स नहीं है, तो प्रोजेक्ट्स को डिले हो जाते थे, तो फंड्स की कॉस्ट और बढ़ जाती थी। तो उसको लेकर के रेलवे के काफी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सालों सालों लटकते रहे। इस पे जो है कि इसमें पीएम की स्पीच भी आई है कि पहले रेलवे किस तरीके से काम करता था। तो इस पे उस पे हम फिर कभी जाएंगे। तो इसमें जो अगर आप इसको ओवरऑल देखें तो ये जो एक तरीके से जो एडिशन हुआ है, जो फ्राइट से, जो माल भाड़ा से जो इसमें जो पैसा आया है रेलवे के पास, उसने एक तरीके से रेलवे के लिए फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर एक तरीके से उसने बेहतर एवेन्यूज को टैप करने का काम किया है, यानी कि रेलवे की एक तरीके से बैकबोन बना है। और जो इसमें जो रेलवे ने एक काम और इसमें किया है कि जो इनिशिएटिव्स लिए हैं रेल मंत्रालय के द्वारा, अब ये किस हद तक सही है इस पर डिबेट हो सकता है, तो उन्होंने एसेट मोनेटाइजेशन की तरफ कदम बढ़ा लिए हैं। और जिस तरीके से ये उन्होंने प्लान किया, इसमें जो कंसल्टेशन थे, जितने स्टेक होल्डर थे उनके साथ एक कंसल्टेशन प्रोसेस चला, ये सब कुछ हुआ। उसके बाद एसेट मोनेटाइजेशन की तरफ रेलवेज जो है वो बढ़ चुके हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे कि अशोक विहार जो एक लैंड है दिल्ली के पास, उसको लीज पर दे दिया गया है। और ये एक बड़ी हैरत की बात है कि उसको लीज पे दिया गया है 99 साल के लिए और 1,359 करोड़ रुपए में, यानी 1359 करोड़ में उसको 99 साल के लिए, जो अशोक विहार लैंड के पास सबसे ज्यादा लैंड, तो रेलवे के पास सबसे ज्यादा लैंड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सभी देखें स्टेशनों के पास कितनी है। उसमें ऐसा भी प्लान था कि उस लैंड का जो है वो प्राइवेट को दिया जाए, पीपीपी में उसको काफी ज्यादा एक तरीके से कॉमर्शियलाइजेशन कर दिया जाए। तो इसमें जो अशोक विहार का एग्जाम्पल है ये दिल्ली के पास, तो इन्होंने 99 साल के लिए वो लीज पे चला गया है 1359 करोड़ में। और जो उसकी पहली इंस्टॉलमेंट है वो 203 करोड़ की, 203 करोड़ 85 लाख की जो है वो मिल चुकी है, ऐसा रेलवे का है। लेकिन ये बात शायद
हटा ली जाए बजट के डॉक्यूमेंट से। तो इसको मिला करके हम बजट को पूरा देख सकते हैं बजट के साथ, और जो इसको रेलवे की जो परफॉर्मेंस है। और ये बात का बिल्कुल ख्याल में रखिएगा कि लोअर ऑपरेटिंग रेशियोज का मतलब है कि रेलवे की परफॉर्मेंस जो है बेहतर हो रही है। 2014-15 में 91.25 थी, लेकिन अब जो है 20-21 में ये 97.30 हो गई है। इससे पहले जो था 98.41 थी, उससे पहले 97.29 थी, 98.44 थी, यानी कि 95 के ऊपर ही रहा पिछले 5 सालों में, जब बजट को मर्ज कर दिया गया, जब रेलवे बजट को और जनरल बजट को मर्ज कर दिया गया। तो इसको लेकर के जब रेलवे पे जिस तरीके से घोषणाएं होंगी, जो उनका लोकेशन होगा, उसमें जरूर एक बढ़ावा आया है। जो 1 लाख करोड़ का जब पहले हुआ था, उसका पिछले बजट में 1.5 लाख करोड़ दिए गए थे इंडियन रेलवेज को। तो इस सब का जो मद्देनजर है उसका हम बिल्कुल एनालिसिस करेंगे, उसका स्वॉट एनालिसिस भी करेंगे, एक बर्ड्स आई व्यू लेने की कोशिश करेंगे। जब ये जनरल बजट आ जाएगा, उसके बाद इसमें कितना खर्चा है, रेलवे ने कितना प्रॉफिट किया है, कैसा किया है, लेकिन बहरहाल ये आंकड़ों पे हमने इस पे बात की है। चलिए हम देखते हैं बजट में क्या होगा। चलिए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।